हेलो एवरीवन, दिस इज आबो स्नेही और आज हम 19 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें देखेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स को प्रीलिम्स एंड मेंस की प्रिपरेशन के लिए हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और हमारी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और इससे रेगुलर वीडियोस के लिए विद्यार्थी आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स दैट वी हैव कंप्लीटेड। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। पॉजिटिव सिग्नल्स इमर्ज फ्रॉम इंडिया चाइना टॉक्स। सो बहुत टाइम से, इनफैक्ट पिछले 4 साल से इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप थे वो थोड़े डिटीरियोरेट हो रहे थे और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट प्रोन थे। रिसेंटली 2024 में 2-3 मीटिंग्स के बाद इन चीज़ों को रिजॉल्व करा गया। एक मीटिंग हुई थी ब्रिक्स में और उसके पहले भी एक और मीटिंग हुई थी, जिसके दौरान ये डिसाइड करा गया कि इंडिया और चाइना के बीच में जो दो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, एटलीस्ट वहाँ पर तो थोड़ा डिसंगेजमेंट करा जाए। और ये जो दो फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, ये थे देप्सांग प्लेन एंड डेमचौक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इनकी लोकेशंस पर, जोग्राफिकल लोकेशंस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएंगे। वो आपको इन सारी लोकेशंस को नॉर्थ टू साउथ या फिर ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने के लिए दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर है दौलत बेग ओल्डी। ये एक ऐसी लोकेशन है जो कि बहुत टाइम से न्यूज़ में थी, स्पेशली 2020 के अराउंड। फिर यहाँ पर है उसके नीचे देप्सांग प्लेन। उसके और साउथ में है गलवान वैली। गलवान वैली भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी 2020 और 2021 में। उसके और ज़्यादा साउथ में है हॉट स्प्रिंग्स। देन यहाँ पे पांगोंग सो लेक है, जो कि उसका थोड़ा पोर्शन इंडिया में है और बाकी पोर्शन चाइना में है। और यहाँ पे नीचे की साइड है डेमचौक। तो ये जितना भी रीजन है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अराउंड ही लाई करता है। ठीक है, यहाँ पे इस साइड कहीं पर, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर भी है। ठीक है, तो ये भी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। और जो लेह है उसकी लोकेशन इन सारी डिफरेंट लोकेशंस के कंपैरिजन में भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ऐसे आप दिमाग में एक मेंटल मैप बना के रखोगे तो आपके क्वेश्चंस कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फ्यूचर में भी पूछे जाएंगे। तो चलते हैं न्यूज़ के अंदर। तो यहाँ पे इन दोनों फ्रिक्शन पॉइंट्स पर जो बेसिकली फ्रिक्शन है उसको कम करने की बात की गई थी। एंड फॉर्चुनेटली यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो रहा है और डिसंगेजमेंट हो रही है। ठीक है, तो अभी फिर से जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं। तो उसी की छोटी सी अपडेट है यहाँ पे कि इन दोनों ने पॉजिटिवली अफर्म करे हैं डिसंगेजमेंट अग्रीमेंट को। और जो 4 साल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे एक स्टैंड ऑफ चल रहा था, उसको धीरे धीरे रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। और ये एक न्यू अपडेट है, मतलब अभी की नहीं है, इसको कुछ टाइम हो गया है बट रीसेंट है रिलेटिवली, कि कैलाश मानसरोवर जो कि तिब्बत के अंदर है और फिलहाल तिब्बत चाइना के अंदर है, इसका जो पिलग्रिमेज होता है उसको अलाउ कर दिया गया है। जो ट्रांस बॉर्डर रिवर्स है, ऐसी बहुत सारी रिवर्स है जो चाइना और इंडिया के अंदर फ्लो करती है। एक तो हो गई ब्रह्मपुत्र रिवर, दूसरी इंडस रिवर हो गई, और बहुत सारी रिवर्स भी हैं। इंडस की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये जो रिवर्स हैं, ये इंडिया में भी फ्लो करती है, चाइना में भी फ्लो करती है। इनकी डेटा शेयरिंग होगी। एंड जो बॉर्डर ट्रेड है, बेसिकली जो ट्रेड है बॉर्डर से जो होता था ग्राउंड लेवल पे, उसको भी रिज्यूम करने की बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन बहुत सारी जो फ्लाइट्स हैं जिनको थोड़ा सा पॉज कर दिया गया था, वो रिज्यूम होती हैं या नहीं, ये भी देखना बाकी है। तो किन चीज़ों पे बात हो चुकी है और किन चीज़ों पे बात नहीं हुई है, ये आपको पता होना चाहिए इन जनरल। ठीक है, और प्रीलिम्स के लिए आपको ये मैप अच्छे से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गगनयान असेंबली ऑफ HLVM-3 बिगिंस एट इसरो फॉर अनक्रूड फ्लाइट। सो गगनयान मिशन पहले तो 2024 में ही वो शेड्यूल था, फिर 2025 में बोला गया कि 2025 में होगा, लेकिन शायद उसको अब 2026 में पोस्टपोन कर दिया गया है। अब देखते हैं वो कब होता है। बट गगनयान मिशन में आपको बहुत ही ब्रीफली अगर एक्सप्लेन करूँ तो ये अर्थ है, इसके अराउंड बहुत सारी जो सैटेलाइट्स है वो घूमती रहती है हमेशा। तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया एक लॉन्चिंग व्हीकल प्रिपेयर कर रहा है। एक लॉन्चिंग व्हीकल है जिसको आप रॉकेट भी बोलते हो। तो एक लॉन्चिंग व्हीकल है, इसके ऊपर एक मॉड्यूल लगाया जाएगा जिसको आप पेलोड भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, इसके अंदर यूजुअली सैटेलाइट्स को रखा जाता है, बट इस बार इसके अंदर ह्यूमंस को रखा जाएगा। ठीक है, ह्यूमंस को रखा जाएगा। और ये जो नीचे पूरा रॉकेट है ना, जिसको आप लॉन्चिंग व्हीकल बोलते हो, ये ऊपर वाले पेलोड से अलग होता है। क्योंकि रॉकेट का काम है इस पेलोड को अर्थ से स्पेस में छोड़ के आ जाना। और ये जो नीचे वाला ये पूरा पोर्शन है रॉकेट का, ये वापस अर्थ पर गिर जाता है। और जो ऊपर वाला पेलोड है, ये क्या है, ऊपर ही रहता है और स्पेस में अर्थ के चक्कर काटता रहता है। सिंपल। अब
ये जो ऊपर का जो पेलोड है इसमें हम सैटेलाइट की जगह ह्यूमंस को बिठाएंगे बस। लेकिन ये जो मॉड्यूल है ये काफ़ी बड़ा होगा और इस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इसलिए जो नॉर्मल लॉन्चिंग व्हीकल्स हम सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए यूज़ करते हैं वो यहाँ पे नहीं चलेंगे। उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कराया जाएगा। और जो LVM-3 है, LVM-3 एक टाइप का लॉन्चिंग व्हीकल ही है जो इंडिया का सबसे पावरफुल लॉन्चिंग व्हीकल है। वो बहुत भारी सैटेलाइट्स को भी स्पेस में पहुंचा सकता है। उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके उसको ह्यूमन रेटेड बनाया जाएगा। ठीक है, LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 तो अभी तो है ही, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा जाएगा और उसको ह्यूमन रेटेड बनाया जाएगा। इसकी कैपेबिलिटी थोड़ी सी इंप्रूव करी जाएगी, बेसिकली यही है। तो ये जो नीचे वाला लॉन्च व्हीकल है ना, इसकी जो टेस्ट फ्लाइट्स है वो अभी चल रही है, ये आपको ध्यान रखना है। जो पेलोड है उसकी भी जो टेस्टिंग है वो होती ही रहती है। फाइन। और ये जो पर्टिकुलर टेस्टिंग है ये अभी कहाँ हो रही है? सतीश धवन स्पेस सेंटर पर हो रही है, जो कि है श्रीहरिकोटा में। अब क्योंकि ये है प्लेस इन न्यूज़ तो इसके बारे में भी जानना ज़रूरी हो जाता है। तो श्रीहरिकोटा और सतीश धवन स्पेस सेंटर टेक्निकली ये है आंध्र प्रदेश में। इसका मैप भी देखना ज़रूरी हो जाता है। तो आप देख सकते हो ये एक तरह से आइलैंड टाइप ही है। और यहाँ पे मतलब ये टेक्निकली आइलैंड नहीं है, बट इफ़ यू कैन सी ये जो मेन लैंड से थोड़ा सा डिटैच्ड है। ठीक है। और देखो यहाँ पे एक वाटर बॉडी भी है, यहाँ पे एक वाटर बॉडी भी है। तो एक ऐसी वाटर बॉडी जो कि बड़ी वाटर बॉडी से, छोटे से लैंड से अलग हो, इस ऐसी टाइप की वाटर बॉडी को लगून बोला जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक ऐसी वाटर बॉडी छोटी सी जो कि एक बड़ी वाटर बॉडी से थोड़ा सा सेपरेट कर दी गई है एक ज़मीन के कारण या छोटी सी कुछ भी ऑब्स्टिकल के कारण, उसको हम लगून बोलते हैं। तो यहाँ पर ये एक लेक है जो कि है पुलिकात लेक। ठीक है, जो पुलिकात लेक है वो उसी के साथ में ही जो एक पर्टिकुलर आइलैंड है वहीं पे सतीश धवन स्पेस सेंटर बना हुआ है। और पुलिकात लेक एक लगून है और वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है। ब्रैकिश मतलब जो थोड़ा सा सॉल्टी वाटर होता है उसको ब्रैकिश बोलते हैं। तो सेकंड लार्जेस्ट है तो फर्स्ट कौन सा है? तो जो लार्जेस्ट है वो है चिलिका लेक। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इंडिया का है चिलिका लेक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब ये न्यूज़ में था इसलिए इसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है। फिल्म्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। गगनयान प्रोजेक्ट एनविसाजेस अ डेमोन्स्ट्रेशन फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी। अब इसमें क्या होगा? इसमें होगा ये कि वो इस मॉड्यूल में 3 ह्यूमंस को रखेंगे। ठीक है, फिर जो रॉकेट है वो स्पेस में जाएगा। स्पेस में जाने के बाद जो पूरा रॉकेट है वो और ऊपर जो मॉड्यूल है ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो रॉकेट तो वापस लौट के अर्थ पे गिर जाएगा और ये जो मॉड्यूल है ये अर्थ के 3 दिन तक चक्कर लगाएगा। ठीक है, 3 दिन तक वो अर्थ के चक्कर लगाएगा, उसके बाद वापस वो अर्थ पे आएगा। अब आप खुद सोचो कि ये जो रॉकेट है ये तो उसको ऊपर ले गया, लेकिन जब ये नीचे आ रहा है ये ऊपर वाला मॉड्यूल, तो ये नीचे कैसे आएगा? सिंपल सी बात है, ये नीचे आएगा और इसमें एक बहुत बड़ा पैराशूट खुलेगा जिसके कारण ये जो पूरा मॉड्यूल है वो धीरे 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 आके एक ओशियन के अंदर गिर जाएगा और वहाँ से फिर जो अंदर ह्यूमंस है उनको कलेक्ट कर ले जाएगा। तो 400 किलोमीटर अर्थ के ऊपर से दूर जाएंगे और उसी के ऑर्बिट में ये घूमेगा मॉड्यूल। 3 डेज का मिशन है। तो यही गगनयान पूरा है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, वाई इट फेल्स असम। सो ये एक एडिटोरियल है जो कि 2 ऑथर्स ने लिखा है। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि सेक्शन 6A जो है सिटीजनशिप ऑफ एक्ट का, ये इनफ नहीं है और इसको जिस तरह से अप्लाई करा गया है उससे ज़्यादा डैमेज हुआ है फ़ायदे के कंपैरिजन में। तो इसका जो पूरा सा थोड़ा सा जो कॉन्टेक्स्ट है वो मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। और ये सारी चीज़ें ऐसी है जो कि न्यूज़ में रहती हैं तो आपको भी थोड़ा आइडिया होगा ही। एक्चुअली हुआ ये था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो इंडिया के वेस्टर्न बाउंड्री पे और इंडिया के ईस्टर्न बाउंड्री पे पाकिस्तान ही था दोनों साइड। लेकिन करते करते कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि जो पाकिस्तान जो आप ईस्ट पाकिस्तान बोल सकते हो वहाँ पे बंगाली स्पीकर ज़्यादा थे और वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू स्पीकर्स ज़्यादा थे। अब लैंग्वेज इशू होता है, कुछ एथनिक इशू भी होता है, कुछ कल्चरल डिफरेंस भी है। इसको करते करते दोनों जो पार्ट्स हैं उनमें थोड़ी एनिमिटी बढ़ जाती है। यूजुअली जो वेस्ट पाकिस्तान था वो दोनों पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करता था। तो वेस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान की वेस्ट पाकिस्तान में जो पावर सेंटर था उसने ऐसे कुछ डिसीजंस लिए जिसके कारण जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ पे बहुत ज़्यादा एथनिक वायलेंस एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड मिलिट्री एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स ये सारी चीज़ें चालू होती है। तो बेसिकली आर्मी पाकिस्तान की खुद के ही लोगों पे गोली चलाती है अगर वो
वेस्ट पाकिस्तान की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बहुत ही सिंपली आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है, उनकी एथनिक क्लिनजिंग चालू हो जाती है। तो धीरे-धीरे करते-करते यहाँ पे वॉर होता है 1971 में। उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान अलग हो जाता है और वो बांग्लादेश बन जाता है। सिंपल, बहुत ही बेसिक है, हिस्ट्री आपको भी ऑलरेडी पता होगा। लेकिन इस दौरान क्या होता है कि बहुत सारे जो बंगाली स्पीकिंग लोग हैं, वो बांग्लादेश से अपनी नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्ट और ईस्टर्न बॉर्डर बॉर्डर पर भागते हैं। और यहाँ पर क्या है, इंडिया। तो बहुत सारे जो बंगाली स्पीकिंग लोग हैं बांग्लादेश से, वो डेफिनेटली एथनिक क्लेंजिंग से बचते हुए इंडिया में आके सेटल होते हैं। ठीक है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा माइग्रेशन का बर्डन इंडिया पे आ जाता है। इंडिया पे बहुत ज़्यादा रेफ्यूजी क्राइसिस का जो इम्पैक्ट है वो पड़ता है। इनफैक्ट उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में भी ये बताया था कि बहुत सारे रीजंस थे इंडिया के पास इस वॉर में पार्ट लेने के। एक जो रीज़न था उनमें से वो ये था कि इंडिया बहुत ज़्यादा रेफ्यूजी क्राइसिस फेस कर रहा था। अगर इंडिया इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करता तो रेफ्यूजी क्राइसिस हद से ज़्यादा हो जाता। एनीवे, मतलब आपको पता होना चाहिए ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। आज हम बात कर रहे हैं तो हम उन चीज़ों को भूल चुके हैं। तो होता क्या है, अब ये पूरा रीजन जो है, जो वेस्ट बंगाल में तो ऑलरेडी बहुत सारे बंगाली स्पीकर्स थे, लेकिन ऊपर की साइड है मेघालय, यहाँ पे पूरा असम है और यहाँ पे त्रिपुरा है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि इन तीनों चारों स्टेट्स में बहुत ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन थी, एंड इनफैक्ट अभी भी है। और ट्राइबल पॉपुलेशन स्टार्टिंग से अपने कल्चर के प्रति थोड़ी सी कॉशियस रही है। देखो, जो ये ट्राइबल कस्टम्स हैं, ट्राइबल कल्चर्स हैं, इनको फॉलो करने वाले बहुत कम लोग हैं। एंड इनको ऐसा डेफिनेटली एक डर लगता है कि अगर सपोज कल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना कल्चर या मेजॉरिटी कल्चर इन पे थोप दिया, इन पे फोर्स कर दिया, तब क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये समझदारी दिखाई है और शेड्यूल ट्राइब को अलग से रिजर्वेशन मिली है। ट्राइबल एरियाज को 6th शेड्यूल में एंड इवन 5th शेड्यूल में भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दी गई है। वो इसीलिए दी गई है ताकि ट्राइबल्स को ऐसा फील ना हो कि उनका जो कल्चर है और उनके जो कस्टम्स हैं, लैंग्वेज जो है, वो खतरे में है। तो इसलिए उनको थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन ने रिलीफ दिया है। लेकिन इस प्रोसेस से क्या होता है, ट्राइबल्स के खुद के कंसेंट के बिना बहुत सारे लोग एकदम से उनके इलाकों में आ जाते हैं। तो वो डेफिनेटली जो उनका जो कंसर्न था इंडिपेंडेंस के टाइम, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको बोला कि हम आपका कंसर्न समझते हैं और ये हम आपको प्रोविजंस दे रहे हैं। तो वो जो कंसर्न था वो वापस चालू होता है 1960s के एंड से, जब ये माइग्रेशन चालू हो रहा था बांग्लादेश से इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है और 1971 के बाद वॉर खत्म हो जाता है। लेकिन 1971 के बाद ऐसा दिखता है, स्पेशली असम में बहुत ज़्यादा जो डेमोग्राफी है वो बदल जाती है। एंड स्पेशली जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है, जो एसमीज लिंग्विस्टिक ग्रुप है, उसकी पॉपुलेशन एज अ परसेंटेज डिक्लाइन होने लग जाती है और जो बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो एज अ परसेंटेज बढ़ने लग जाती है। एंड बाय द वे, ये जो बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन असम में बढ़ती है, ये वेस्ट बंगाल वाली नहीं थी, ये वो थी जो कि बांग्लादेश से लोग माइग्रेट करके आए। तो यहाँ पे बोला गया कि बहुत सारे लोग अब असम में रह रहे हैं जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जिनके पास सिटीजनशिप नहीं है। और ऑब्वियसली जब भी किसी भी एरिया के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती है, डाइवर्सिटी बढ़ती है, तो कंपटीशन ऑफ जॉब्स वगैरह, कंपटीशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें भी बढ़ता है। तो ऐसे करते करते यहाँ पे ये जो मूवमेंट है ये थोड़ा सा वायलेंट हो जाता है और एक असम मूवमेंट निकल के आता है। असम मूवमेंट के बहुत सारे लीडर्स होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो इसको लीड करते हैं। और कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं असम मूवमेंट के अंदर जो कि वायलेंस पे उतर आते हैं और इस वायलेंस को रोकने के लिए जो स्टेट पुलिस है, फिर इंडियन आर्मी की जो पैरामिलिट्री, नॉट इंडियन आर्मी, होम मिनिस्ट्री की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है इस पर्टिकुलर वायलेंस को रोकने के लिए। और वायलेंस फिर भी बहुत ज़्यादा पीक पर पहुँच जाता है। इतना पीक पे पहुँच जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को असम मूवमेंट के जो लीडर्स हैं उनके साथ एक अरेंजमेंट करना पड़ता है। इसी को असम अकॉर्ड बोला गया था। ठीक है, इसको क्या बोला गया था, असम अकॉर्ड। फाइन। और ये जो असम अकॉर्ड है ये बेसिकली 15 अगस्त 1985 में इसको साइन करा गया। अब इस असम अकॉर्ड में क्या लिखा गया, इस असम अकॉर्ड में ये बोला गया कि इंडिया के अंदर 1955 में एक सिटीजनशिप एक्ट आया था जो ये बताता है कि इंडिया के सिटीजन्स कौन कौन हैं, उनको डिफाइन करता है एक तरह से और कुछ क्राइटेरिया बताता है कि जो इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं वो सिटीजन्स हैं, जो नहीं है वो नहीं है। ठीक है, अब इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे, लेकिन असम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग क्या हुआ, सिटीजनशिप
ये जो एक्ट था इसके अंदर सेक्शन 6A को डाला गया। ये अग्री करा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और जो असम मूवमेंट है उनके लीडर्स ने भी अग्री करा, उन्हीं की डिमांड थी ये। सिटीजनशिप एक्ट के अंदर सेक्शन 6A डाला गया। इसमें यह बोला गया कि जो लोग असम के अंदर 1966 से पहले से हैं वो तो इंडियंस ही हैं, चाहे वो कभी भी माइग्रेट करके आए हों। अगर वो 1966 से पहले असम के अंदर माइग्रेट करके आ गए तो वो इंडियन सिटीजन ही हैं, ठीक है। और बाय द वे प्लीज रिमेंबर ये 1985 में हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 20 साल बाद लोगों को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो 1966 से पहले से असम के अंदर रह रहे हैं। ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया, जो लोग 66 से 71 के बीच में आए उनका क्या, और वो भी मार्च, ठीक है। और इसी पीरियड में बहुत ज़्यादा माइग्रेशन बांग्लादेश से इंडिया में हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी बंगाली स्पीकर्स का एथनिक क्लेंजिंग कर रही थी, ठीक है। तो वो भाग के इंडिया आ रहे थे इसी पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा। फिर भी ये बोला गया कि इस पीरियड के अंदर 66 से 71 के अंदर जो लोग 10 साल से असम में रह रहे हैं, और अगेन 85 में अकॉर्ड साइन हो रहा है, तो कोई इंसान 70 में आ गया तो 70 से 80 तक वो अगर असम में रहा है और उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो प्रूव कर सकता है, तो तब जाके उसको सिटीजनशिप ग्रांट की जाएगी। ऐसा नहीं हुआ कि वो 70 में इंडिया आ गया, 72 तक रहा, बांग्लादेश चला गया और अब 82 में वापस आ गया, और अब 85 में तो अकॉर्ड साइन हो ही रहा है। तो यहाँ पे तो 2 साल हुए और यहाँ पे कितने हुए, 3 साल। तो टोटल वो इंडिया में 5 साल ही रहा, 10 साल नहीं रहा, तो इसके अकॉर्डिंग उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और थर्ड चीज़ ये बोली गई कि वो सारे लोग जो कि मार्च 1971 के बाद आए हैं, और बाय द वे मार्च 1971 के बाद और भी बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा था, तो इन सब लोगों को इलीगल माइग्रेंट्स डिक्लेयर करा जाएगा और फिर इनको डिटेक्ट करा जाएगा और डिपोर्ट करा जाएगा। तो ये था पूरा असम अकॉर्ड, फाइन। और ये था सेक्शन 6A जो कि बता रहा है कि इस टाइप से सिटीजनशिप यहाँ पे डिफाइन होगी, ठीक है। अब हुआ क्या, जो ऑथर है वो ये बोल रहे हैं कि सिटीजनशिप एक्ट का ये जो सेक्शन 6A है इसको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करा गया। इवन दो रिसेंटली अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन एक बेंच बनी थी, इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की ये बेंच थी जो कि इस सेक्शन 6A को ही देख रही थी, उसने बोला कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसने बोला कि जो सेक्शन 6A है वो वैलिड है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर रहा, वो वैलिड है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी बेंच में बोला है। और ऑथर ये बोल रहा है कि सेक्शन 6A वैलिड हो या ना हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं है, और सेक्शन 6A असम का जो कल्चरल लैंडस्केप था पहले उसको बचा नहीं पाया और उसको ढंग से प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये क्लेम करते हैं ऑथर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वैसे ध्यान रखनी है। सो असम अकॉर्ड का क्या है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रोविजन जो है वो एक डिस्टिंक्ट फ्रेमवर्क बना देता है माइग्रेंट्स के लिए, ये हमने देख ही लिया। असम मूवमेंट का ये रिजल्ट है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और इससे पॉलिटिकल इम्बैलेंस आ रहा है, इकोनॉमिक स्ट्रेन आ रहा है, एंड लोकल कल्चर को भी बहुत ज़्यादा उसके प्रिजर्वेशन में प्रॉब्लम असम में आने लगी, ये भी मैंने आपको बता दिया, सिंपल। और असम अकॉर्ड में ये इन चीज़ों का सारी चीज़ें जिक्र है। फिर जो ऑथर है वो ये बोल रहे हैं कि असम अकॉर्ड एक तरह से आर्टिकल 29 का वायलेशन है, जिसमें ये लिखा गया है कि कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डिस्प्लेसमेंट के कारण या इसके अंदर प्रोटेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज इंश्योर्ड है। एक्चुअली हुआ क्या है कि सेक्शन 6A ने क्या करा, एक तरह से सेक्शन 6A ने सारे माइग्रेंट्स को जो कि 66 से पहले आए उनको तो सिटीजनशिप दे दी। फिर वो लोग जो कि 66 से 71 के बीच में आए, वो अगर 10 साल से रह रहे हैं तो उनको भी सिटीजनशिप दे दी। इस प्रोसेस में जब इन लोगों को सिटीजनशिप मिल जाती है तो आसाम में जो टोटल नंबर ऑफ आसामीज थे, आसामी स्पीकिंग पीपल या फिर अहोम एथनिसिटी वाले लोग, जिन टेक्निकली उसको अहोम ही बोला जाता है, आसाम नहीं, तो जो अहोमी एथनिसिटी वाले लोग थे उनका परसेंटेज में जो नंबर है वो कम हो जाता है। अगर ये अकॉर्ड नहीं होता और इन सब लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिलती तो आज जो एथनिक असामीज थे उनका जो परसेंटेज है वो ज़्यादा रहता। ऑथर इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं कि 6A जिस चीज़ को प्रोटेक्ट करने गया था आर्टिकल 29 के प्रोविजन को, वो उसी के अगेंस्ट काम कर रहा है कि 6A ने एक्सटर्नल जो माइग्रेंट्स थे उनको सिटीजनशिप का एक प्रोविजन दे दिया, और बहुत सारे लोग 6A को लूप होल जैसे यूज़ कर रहे हैं, वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। और वो इजीली ये प्रूव कर पा रहे हैं कि वो मार्च 25 1971 का है। एक और चीज़, यहाँ पे फॉरेनल ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं ताकि वो देख पाए कि कौन कौन यहाँ पे इस डेट से पहले था, कौन इसके बाद है। बट ये जो बर्डन है ना, ये स्टेट पर आ गया। पहली बात तो सेंटर पे ये बर्डन नहीं है इन लोगों को ढूंढने का कि कौन यहाँ पे रह रहा है कौन नहीं रह रहा।
ये स्टेट का बर्डन है, ठीक है, और वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़, जो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स है वो खुद जाके ढूंढ रहे हैं या उनके पास खुद केसेस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई वॉलंटैरिली नहीं है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो इंसान है वो खुद जाके बोलेगा कि भाई मैं वहाँ पे था, वहाँ पे था। यहाँ पे स्टेट्स को ढूंढना पड़ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक और चीज़ ऑथर बोल रहे हैं कि सेक्शन 6A में कोई सनसेट क्लॉज नहीं है। सनसेट क्लॉज का मतलब ये है कि ये जो क्लॉज है ये इतने साल तक चलेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब आज की डेट में भी कोई ये प्रूव कर दे कि भाई मेरे कोई पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स 71 से पहले रहते थे, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। और ये प्रूव करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है इतने साल पुराने, पता नहीं कहाँ कैसे मैनेज होते होंगे। और ब्यूरोक्रेसी अगर लोअर लेवल पे थोड़ी सी करप्ट है तो इन चीज़ों को मैनेज करा जा सकता है। मतलब ये जो ऑप्शन मिला माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप लेने का, ऑथर बोल रहे हैं कि ये खत्म हो जाना चाहिए था। 85 में ये ऑप्शन मिला उनको, उसके बाद ये खत्म हो जाना चाहिए था 10-20 साल में, लेकिन आज भी ये जो ऑप्शन है चालू है, तो इसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ना, इस सब पे प्रीलिम्स बेस्ड एक क्वेश्चन बन सकता है। और डेफिनेटली जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट है, अभी रिसेंटली भी जो CAA था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो इस 1955 वाले एक्ट का ही अमेंडमेंट था। वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी था। तो थिंग इज कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, तो इस पर एक अच्छा खासा मेंस में क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। राइट, चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। स्ट्रेंथनिंग द रूट्स ऑफ एन एग्री कार्बन मार्केट। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक एडिटोरियल है। एक्चुअली कार्बन मार्केट का जो प्रिंसिपल है मैंने बहुत बार आपके साथ डिस्कस करा है। आई थिंक 2 दिन पहले भी उसको डिस्कस करा था। बट यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं। मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर चीज़ें समझना बहुत ईजी हो जाएंगी। कार्बन मार्केट कैसे काम करता है, बहुत ही सिंपल है कि गवर्नमेंट बोलती है कि आप एक लिमिट से ज़्यादा आप कुछ भी कर रहे हो, आप इंडस्ट्री चला रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप एक लिमिट से ज़्यादा कार्बन का एमिशन नहीं करोगे। ठीक है, तो सपोज एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने एक लिमिट से ज़्यादा जो कार्बन का एमिशन है वो नहीं करा, मतलब उसने जो लिमिट दी गई थी ना गवर्नमेंट की, उससे कम ही एमिशन करा है। ठीक है, एक और बंदा है जिसने पेड़ उगा दिए बहुत ज़्यादा। अब पेड़ उगाने से बताओ क्या होता है? पेड़ उगाने से ये होता है कि जो कार्बन एनवायरमेंट में है वो पेड़ों के अंदर चले आता है, क्योंकि पेड़ क्या ब्रीद इन करते हैं? पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ही तो ब्रीद करते हैं ना, तो पेड़ों के अंदर कार्बन स्टोर हो जाता है। मतलब एक तरह से पेड़ उगाने से एनवायरमेंट में से कार्बन कम हो रहा है, तो यहाँ पे तो उल्टा और फायदा भी हो रहा है। तो द थिंग इज कि जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कार्बन एमिशन कम हो, उनको गवर्नमेंट रिवॉर्ड करती है, क्योंकि उन्होंने लिमिट से कम कार्बन एमिट करा है, या फिर कुछ लोगों ने तो कार्बन को नेगेटिव भी पहुंचा दिया पेड़ उगा के, या फिर कुछ और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट चला के, तो गवर्नमेंट उनको रिवॉर्ड करेगी और उनको कार्बन क्रेडिट्स दे देगी। उनको कार्बन क्रेडिट्स गवर्नमेंट दे देगी। ठीक है, अब क्या होगा? इन कार्बन क्रेडिट्स का क्या फायदा? बहुत ही अच्छा फायदा है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वो कंपनीज भी होंगी जो इस लिमिट से ऊपर कार्बन को एमिट कर रही होंगी। अब ये कंपनीज क्या करेंगे? ये कंपनीज, इनके पास दो ऑप्शन है, क्योंकि इन्होंने एक लिमिट से ऊपर कार्बन को क्या करा है, एमिट करा है, तो इनके पास दो ऑप्शन है। या तो ये कार्बन टैक्स दे दे। देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, कोई चीज या कोई कंपनी अगर एक लिमिट से ऊपर कार्बन एमिट कर रही है ना, तो एक तरह से आप ये मान लो उसकी इमेज खराब हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है उसका उसके ऊपर एक स्टैंप लग जाएगा कि ये तो कार्बन की जो लिमिट है उसको फॉलो ही नहीं कर रही है। हम पूरा वर्ल्ड सस्टेनेबल बनने के लिए इतनी कोशिश कर रहा है, और ये इंडस्ट्री भर भर के कार्बन को एमिट कर रही है। आप समझ रहे हो ना कि एक एक ब्रांड बन जाती है कुछ कंपनीज की कि ये तो कार्बन एमिटिंग है या ये सस्टेनेबल नहीं है। तो इनके साथ फ्यूचर इनमें, इनको हो सकता है फ्यूचर इनके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट ही ना करे। बहुत सारी, मतलब यूरोपियन यूनियन ने तो ऐसा ग्रुप बना रखा है कि वो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिटिंग कंट्रीज का जो प्रोडक्ट है ना उसको यूरोपियन यूनियन में घुसने नहीं देंगे। मतलब यहाँ पे लिख तो दिया मैंने कि जो इस पर्टिकुलर लिमिट से लिमिट के ऊपर कार्बन को एमिट करेगा उसको कार्बन टैक्स देना पड़ेगा, या फिर मैं दूसरे ऑप्शन पे भी आ रहा हूँ, एक ऑप्शन है कार्बन टैक्स देना। लेकिन कार्बन टैक्स ही सिर्फ नुकसान नहीं है, नुकसान ये भी है कि उन पे एक स्टैंप लग जाएगा, तो फ्यूचर में उनमें इन्वेस्टमेंट की कमी आ जाएगी। बहुत सारी कंट्रीज उनका एक्सपोर्ट लेंगे नहीं, तो मतलब इनकी बहुत सारी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी खराब होती जाएंगी। सिर्फ कार्बन टैक्स तो कहने की बात है, उसके अलावा बहुत सारी हिडन चीज़ें भी उनको फेस करनी पड़ेगी। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि ये
उन कंपनीज के पास या उन एंटिटीज के पास या उन लोगों के पास जिनको गवर्नमेंट ने कार्बन क्रेडिट दिया है ना, उनको खरीद ले। ये दूसरा ऑप्शन है इनके पास। मान लेते हैं कोई फार्मर है, उसने बहुत ही इनोवेटिव खेती करके 2 टन जो कार्बन है, 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लिया पेड़ों के अंदर, फसलों के अंदर, या फिर एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर, बहुत बड़े बड़े पेड़ों के अंदर उसने 2 टन कार्बन को स्टोर कर लिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, उसको 2 कार्बन क्रेडिट दे दिए। ठीक है, ऐसा ही होता है, जो 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड है उसके इक्विवेलेंट ही कार्बन क्रेडिट मिलते हैं। तो गवर्नमेंट ने उसको 2 कार्बन क्रेडिट दे दिए। अब एक कंपनी थी जिसने 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड ही एक्स्ट्रा, लिमिट से एक्स्ट्रा इतना ही एमिट करा था, है ना। तो उसके पास एक चांस है कि वो कार्बन टैक्स से और जो ग्लोबल उस पर स्टैंप लग जाएगा ना कि ये अनसस्टेनेबल कंपनी है, इससे बच पाएगा अगर वो ये फार्मर का कार्बन क्रेडिट खरीद ले। क्योंकि फार्मर के कार्बन क्रेडिट पे लिखा है -2 और इसने कर दिया एमिशन +2। तो अगर ये कार्बन क्रेडिट फार्मर से खरीद लेगा तो +2 -2 कितना हो जाएगा, 0। तो टेक्निकली देखा जाए तो ऑन पेपर उसने कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन एमिट नहीं करा, तो कार्बन टैक्स से भी बच जाएगा और जो ओवरऑल उसकी इमेज खराब होती, सोशल कैपिटल उसकी चली जाती, उससे भी बच जाएगा। सिंपल। तो यही एक प्लान है। तो अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि ये ट्रेडर या सॉरी ये जो कंपनी है ये इस फार्मर को कहाँ ढूंढेगा। इसलिए कार्बन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या फिर कार्बन मार्केट बनाए जाएंगे या जाते हैं या बनाए हुए हैं। ठीक है, कार्बन मार्केट बनेंगे जहाँ पे जो कार्बन क्रेडिट को बेचने वाला होगा और जो कार्बन क्रेडिट को खरीदने वाला होगा वो इंटीग्रेट करेंगे। अब इससे आप देखो दोनों फायदे हो रहे हैं। पहली बात तो जो कंपनीज है वो कम से कम कार्बन एमिट करने की कोशिश करेगी ताकि उनको कार्बन टैक्स ना देना पड़े। दूसरी चीज, एक और वजह से वो कम कार्बन एमिट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जितना कम वो कार्बन एमिट करेंगी और अगर वो लिमिट से कम है, जो गवर्नमेंट ने लिमिट सेट करी है उससे कम है, तो उनको कार्बन क्रेडिट भी मिलेंगे जिनको बेच के वो पैसा कमा सकते हैं। मतलब कार्बन आप कम एमिट करोगे तो आपको पैसे मिल रहे हैं एक तरह से। तो मतलब ये फाइनेंशियल इंसेंटिव वाइज भी है। अब यही चीज़ एग्रीकल्चर पे भी लागू होगी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे जो फार्मर्स हैं इनोवेटिव पॉलिसीज को यूज़ करके अगर अपनी वो खेती करते हैं और उससे क्या होगा, वो कार्बन क्रेडिट गवर्नमेंट से कमा पाएंगे और उसको बेच पाएंगे, तो फार्मर्स की जो एडिशनल इनकम है वो यहाँ पे निकल के आएगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसी चीज़ें प्रीलिम्स में लिखी आती हैं कि कार्बन क्रेडिट मार्केट से किन किन को बेनिफिट होगा, और यहाँ पे 4-5 ऑप्शन होंगे जिनको आपको ना 3-4 सेलेक्ट करने होंगे। उनमें से यहाँ पे लिखा होगा फार्मर्स की इनकम डबल करने में फायदा होगा। अगर आपने ये पॉइंट पढ़ा ही नहीं है ना एग्री कार्बन मार्केट का, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ कि यहाँ पे फार्मर्स कहाँ से आगे बीच में, हम तो कार्बन एमिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने ये पढ़ लिया तो आपको ये आइडिया होगा। और मेन्स में अगर कार्बन मार्केट पे क्वेश्चन आता है तो आपको ये एंगल भी ध्यान रखना है। अब पढ़ते हैं कि ऑथर बोल क्या रहे हैं। कार्बन मार्केट्स के बाद बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इंडियन एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करने की, और फार्मिंग जो है एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्योंकि अगर आपने सस्टेनेबल फार्मिंग करी है और बहुत ज़्यादा कार्बन का कैप्चर करा है अपने फसलों के द्वारा और एग्रो फॉरेस्ट्री करके पेड़ उगाकर अपनी ज़मीन पे, तो आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है। जो क्रॉप से पैसा आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन प्राइसिंग एक क्रिटिकल टूल बन जाता है फ्यूचर के लिए। अब ये ना 2 टाइप के मार्केट हैं, एक तो है कंप्लायंस मार्केट और एक वॉलंटरी कार्बन मार्केट। इनमें भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ऐसे भी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं। जब भी आप मेंस में कार्बन मार्केट का क्वेश्चन लिखो, आपको ये दोनों टाइप के मार्केट मेंशन करने हैं। कैसे भी आप करो, आपको करने हैं। इवन तो ज़्यादा जो बातें हैं हम कंप्लायंस मार्केट ही करते हैं। अभी जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा ना एग्जाम्पल, ये कंप्लायंस मार्केट का है। ठीक है, कंप्लायंस मार्केट का। इसमें क्या होता है, एमिशन कैप, कैप मतलब एक लिमिट, एमिशन की लिमिट लग जाती है जो भी मैंने बताया। तो जो बिजनेस इन लिमिट्स को, इन कैप्स को एक्सीड कर जाते हैं, उनको या तो कार्बन क्रेडिट खरीदने पड़ेंगे या फिर उनको कार्बन टैक्स देना पड़ेगा। यही तो मैंने आपको बताया। तो ये जिस टाइप का मार्केट है ये है कंप्लायंस मार्केट। एक दूसरे टाइप का होता है जिसको आप वॉलंटरी कार्बन मार्केट बोलते हो। वॉलंटरी कार्बन मार्केट में बेसिकली सिंपल सा यही है कि यहाँ पे जो बड़े बड़े इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप्स होते हैं, इंटरनेशनल ग्रुप्स होते हैं, वो साथ में आते हैं और डिसाइड करते हैं कि जैसे फिलहाल क्या हो रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट करती हैं और डेवलपिंग कंट्रीज इतना कार्बन एमिट नहीं करती। अब आप इंडिया की बात करोगे तो आप बहुत जगह पढ़ोगे कि इंडिया का वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट या 4th लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है। डिपेंड करता है आप यूरोपियन यूनियन को लेते हो या नहीं। यूरोपियन यूनियन को काउंट करोगे तो इंडिया 4th लार्जेस्ट हो जाएगा, नहीं तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट होगा। एनीवे, लेकिन अगर आप इंडिया जितना कार्बन एमिट करता है उसको हमारी पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे ना, तो बहुत नीचे हमारी रैंक है। तो मतलब पर कैपिटा जो हमारा कार्बन एमिशन है वो बहुत कम है।
अच्छा, और वो अच्छी बात है कि इतना कम है, ठीक है, लेकिन इतने सारे लोग हैं तो कार्बन एमिशन टोटल ज़्यादा हो ही जाएगा। तो पर कैपिटा की भी बात करें तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा है डेवलपिंग कंट्रीज से। तो डेवलप कंट्रीज की जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाती हैं। उससे दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, वो प्रोजेक्ट वो वाले चलाती है जो सस्टेनेबल हो, तभी तो वो क्या कर पाएंगी, जो उन्होंने एक तरह से आप ऐसे मान सकते हो कि जो उन्होंने गुनाह अपनी कंट्री में करा ना, उनका ही वो जो पूरा एहसान है दूसरी कंट्रीज में चुका देती हैं। मतलब खुद की कंट्री में उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्बन टैक्स, बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट कर दिया, लेकिन वो कार्बन टैक्स से बच जाएंगी डेवलपिंग कंट्रीज में आके सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स चलाकर। मतलब बहुत सारी जो कंपनीज हैं डेवलप कंट्रीज में, वो डेवलपिंग कंट्रीज में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स चलाएंगी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, हो सकता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, इसको भी फंड करे, ड्रिप इरिगेशन वगैरह को फंड करे, ठीक है। तो मतलब कैसे भी करके वो डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाएंगी जिससे नेट कार्बन कम होगा। उससे दो चीजें हैं, पहली बात तो ये जो कंपनीज हैं ये कार्बन टैक्स से बच जाएंगे, दूसरी चीज डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा। तो पूरे इकोनॉमी को, वर्ल्ड इकोनॉमी को फायदा यहाँ पे होने वाला है। ये होता है वॉलंटरी कार्बन मार्केट, इतना आपको बताना चाहिए। यहाँ पे कोई कंप्लायंस नहीं है, कंपल्शन नहीं है। इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिविजुअल लेवल पे तो होता ही है। COP29 में इंटरनेशनल लेवल पर भी सेंट्रल जो कार्बन मार्केट है उसके स्टैंडर्ड्स जो है अब रिलीज हो चुके हैं। तो ये अच्छी बात है, आपको ध्यान रखना है। और पिछले साल इंडिया ने भी अनाउंस करा था कि हमारी कंट्री के अंदर भी हम दोनों कंप्लायंस एंड वॉलंटरी कार्बन मार्केट्स को अलाउ करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अब जो ऑथर हैं वो ये बोल रहे हैं कि कार्बन मार्केट में दो प्रिंसिपल हैं, एक है एडिशनैलिटी, दूसरा है परमानेंस। अब यहाँ पे फार्मर्स का रोल क्या है और वो कैसे इन्वॉल्व है उसको समझते हैं। पहली बात तो फार्मर, अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि इंडिया भी अलाउंस करेगा या जो पूरा कार्बन मार्केट है उसको कंटिन्यू करेगा। सो लेट अस सी, सपोज एक फार्मर है जिसने इस टाइप से खेती करी। अब खेती ना बहुत टाइप की होती है, जो सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल आप मान सकते हो या ऐसी टाइप की खेती जिसमें कार्बन कैप्चर फील्ड अच्छा कर पाएगी, वो आप एग्रो फॉरेस्ट्री मान सकते हो। एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर को कंबाइन कर दिया जाता है। जैसे ये एक खेत है, इसके अंदर क्रॉप्स उग रही है, लेकिन ये ऐसा इलाका जहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ी से चलती हैं, तो ऑब्वियसली हवाएं तेज़ी से चलेगी तो सॉइल इरोजन होगा, क्रॉप्स खराब हो सकती हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका है, इसके खेत के आसपास बड़े बड़े पेड़ उगा दो, ठीक है। अब इससे क्या है, ये जो पेड़ हैं ये हवाओं को रोक देते हैं, उनको स्लो कर देते हैं, ठीक है। और ये पेड़ जब उगा दिए तो क्या हो रहा है, जो क्रॉप है वो तो उससे तो पैसे मिलेंगे ही फार्मर को, लेकिन ये जो एडिशनल पेड़ उगाया ना फार्मर ने, इससे ये जो पेड़ हैं जब ये तब तक बड़े होंगे, पूरी जो इनकी लाइफ साइकिल है, जितने भी डेकेड्स, जितने भी दशक ये निकाल दे पेड़, इतने टाइम में कितना ज़्यादा वो आप सोचो कार्बन कैप्चर भी कर लेंगे खुद एग्जिस्ट करने पर ही, CO2 को ब्रीद इन करके, ठीक है। तो जब फार्मर ऐसी चीज़ करेगा और इसने कुछ एडिशनल करा है ना यहाँ पे, तो इसको एग्रो फॉरेस्ट्री बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रिंसिपल है एडिशनैलिटी। इसका मतलब मान लेते हैं अभी जो फार्मर है वो क्रॉप उगा रहा है, नॉर्मल क्रॉप उगा रहा था, अब अगले साल उसने क्या करा, ये पेड़ भी डाल दिए आसपास क्रॉप्स के। तो इससे क्या होगा, कुछ नया उसने करा है, कुछ एक्स्ट्रा करा है, तो जितना भी एक्स्ट्रा करा है ना, गवर्नमेंट उसको उतना ही कार्बन क्रेडिट दे देगी, सिंपल। लेकिन अगर अगले साल भी जो फार्मर है उसने यही खेत रखा है जिसमें बीच में क्रॉप है और आसपास क्या है, पेड़ है, लेकिन कुछ ऐड नहीं करा इसमें, तो उसको अब एक्स्ट्रा कोई कार्बन क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसका फायदा यह है कि अब फार्मर के पास ये एक इंसेंटिव है कि अगर वो जितना, मतलब उसका जो नॉर्मल जैसे वो खेती कर रहा है वो तो कर ही रहा है, उसमें तो कोई रोक है ही नहीं, लेकिन जितना एक्स्ट्रा वो कार्बन कैप्चर में हेल्प करेगा और अपनी खुद की फार्मिंग को सस्टेनेबल भी बना सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको एक्स्ट्रा पेड़ उगाने पड़ेंगे, नहीं, नॉर्मल फार्मिंग के अंदर भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा कार्बन का लॉस होता है, क्योंकि आपने पेड़ उगाया और उस मतलब क्रॉप उगाई, उस क्रॉप को काट दिया, तो जो कार्बन इस क्रॉप ने एब्जॉर्ब करा था ना, वो वापस आ गया बाहर। तो कुछ ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती है जिसके कारण आप, जिसके थ्रू आप खेत में नेट कार्बन एब्जॉर्ब कर पाते हो। अगर वो कार्बन एब्जॉर्ब करने वाली प्रैक्टिसेस अब फार्मर ने अपना ली, तब भी उसको कार्बन क्रेडिट गवर्नमेंट दे देगी गिफ्ट, कि भाई तूने कार्बन जितना तू एमिट करता था उससे कम करा है, तो ये रहा आपका कार्बन क्रेडिट, ठीक है। लेकिन किसान को हर साल कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, तब जाके उसको नया कार्बन क्रेडिट मिलेगा। तो ये एक इंसेंटिव है। अब इससे दो फायदे हैं, एक तो
किसान के पास कार्बन क्रेडिट है जिसको वो कार्बन मार्केट पे बेच के एक्स्ट्रा पैसे कमा सकता है। दूसरी चीज, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर ओवरऑल सस्टेनेबल बनता जाएगा, तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है, तो इसके मल्टीपल फायदे हैं। दूसरी चीज है परमानेंस, परमानेंस भी है। ऐसा नहीं कि फार्मर ने इस साल पेड़ उगाए ये एग्रो फॉरेस्ट्री के, कार्बन क्रेडिट ले लिया और अगले साल सारे पेड़ काट दिए, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि फिर वो कार्बन क्रेडिट जो मिला है इस अजम्पशन पे कि ये जो पेड़ हैं अगले 20-30 साल में इतना ज़्यादा कार्बन कैप्चर करेंगे, वो हो ही नहीं पाएगा ना कभी। तो ऐसा नहीं है, परमानेंस होना चाहिए जो भी प्रोजेक्ट है। तो ये दोनों प्रिंसिपल आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वही यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, तो इंडियन जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, फुल स्केल कार्बन मार्केट के लिए हमें कार्बन के जो एग्जिस्टिंग कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेफिनेटली एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर कोई प्रोजेक्ट है वो अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाता, ठीक है, तो हो सकता है गवर्नमेंट अनरिलायबल कार्बन क्रेडिट्स प्रोड्यूस करने लग जाए। ये एक थोड़ा सा खतरा है। मतलब क्या है इसका, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे ये कैलकुलेट करोगे। ये कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एक पेड़ आपने उगाया, ये कितने टन कार्बन फ्यूचर में जाके स्टोर कर पाएगा या कैप्चर कर पाएगा। हाउ विल यू कैलकुलेट दिस, कितना वो CO2 ब्रीद इन कर लेगा। हम एवरेज ही तो लगा सकते हैं ना। हम हर दिन जाके हर पत्ती के ऊपर ये कैलकुलेट थोड़ी करेंगे कि इस लीफ ने कितना कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद इन करा या ये सारी चीज़ें। वी कैन नॉट टेल, हम एस्टिमेट करते हैं सिर्फ। और अगर सपोज हमारा एस्टिमेशन बहुत ज़्यादा हाई था और इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज़्यादा कार्बन क्रेडिट दे दिए, या एक कंपनी है जिसको पता है कि अगर एक लिमिट से मैं जितना कम कार्बन एमिशन करूंगी उतना ज़्यादा मुझे कार्बन क्रेडिट मिलेगा, तो ये अपने डॉक्यूमेंट्स पे दिखाएगी कि इसने बहुत ज़्यादा कार्बन कम कर दिया है। लेकिन ऐसा होगा नहीं रियलिटी में। तो गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा कार्बन क्रेडिट दे देगी, लेकिन कार्बन उसने इतना कम करा ही नहीं। वो तो उसने डॉक्यूमेंट्स में कैसे ना कैसे करके रैंडम डेटा दिखा के इकोनॉमिक्स बना के उसने प्रूव कर दिया, जबकि ग्राउंड रियलिटी ऐसे नहीं थी। तो उसको तो कार्बन क्रेडिट गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा दे दिए। तो ऐसे जब बहुत सारे कार्बन क्रेडिट्स अनरिलायबल तरीके से दिए जाएंगे तो उस पर ट्रस्ट खत्म हो जाएगा लोगों का, और शायद लोग उसको परचेज करना खत्म कर दे। और इससे जो फार्मर है वो भी छोड़ देगा कि भाई ये जो कार्बन क्रेडिट मुझे गवर्नमेंट दे तो रही है लेकिन लोग इसको खरीद ही नहीं रहे, क्योंकि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो ऐसे फालतू में कार्बन क्रेडिट उनको मिल रहे हैं, वो रैंडम और गलत डेटा फॉल्स डेटा दिखा रही हैं, फिर कार्बन क्रेडिट ले लेती हैं। और ये सबको पता है ऐसा हो रहा है, तो कोई कार्बन क्रेडिट खरीदेगा भी नहीं। तो इससे फार्मर्स को नुकसान हो सकता है। तो मतलब इन सारी चीज़ों को ढंग से सोच समझ के ही पूरा जो इंडिया का कार्बन मार्केट है उसकी पॉलिसीज को डिटरमाइन करना चाहिए, और यही ऑथर का सजेशन है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। मेकिंग अफोर्डेबल जेनेरिक्स मोर रिलायबल। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं डायरेक्टली। एक तो होगा जैसे बायो इक्विवेलेंट, फिर यहाँ पर है बायो अवेलेबिलिटी। इन चीज़ों को थोड़ा समझते हैं। जो नॉर्मल मेडिसिन है उसके पीछे बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है और बहुत सालों तक करती है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लगाती है। इसलिए जब आप इन मेडिसिन को खरीदने जाते हो तो ये इतनी एक्सपेंसिव होती है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा पुअर लोग हैं, नीडी लोग हैं, वो तो इतनी एक्सपेंसिव मेडिसिन को खरीद नहीं पाते। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी इन्हीं मेडिसिन का ये जो फॉर्मूला इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद बना था, गवर्नमेंट उसी टाइप के फॉर्मूलाज को थोड़ा सा बदलाव करके कुछ कंपनीज को अलाउ कर देती है कि वो बस मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग कर ले। अब ये जो कंपनी है इसने खुद ने तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करी ना। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो चुकी है उसी को यूज करके बस उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके इस कंपनी ने क्या है दवाइयां बनाना चालू कर दी। तो इसकी ये जो दवाइयां ये बहुत ही सस्ती होंगी, क्योंकि जो 10-20-30 सालों का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पैसा जो ओरिजिनल कंपनी रिकवर कर रही थी ना इन दवाइयों की कॉस्ट से, वो इसको करना नहीं पड़ रहा। तो ये तो जितनी मैन्युफैक्चरिंग की इसकी कॉस्ट है बस उसी को रिकवर कर रहे हैं, और वो बहुत कम होती है। और इन्हीं दवाइयों को बोलते हैं जेनेरिक दवाइयाँ या जेनेरिक मेडिसिन, जो कि ओरिजिनल मेडिसिन से डिफरेंट तो नहीं होती ज़्यादा। ठीक है, डिफरेंट नहीं होती, इसलिए उनको बुलाया जाता है बायो इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल सी, और बायो मतलब कि उनका जो इम्पैक्ट है बॉडी पे वो सिमिलर सा ही है। तो जो ब्रांडेड ड्रग्स हैं और जो जेनेरिक ड्रग्स हैं इनका जो इम्पैक्ट है लोगों की बॉडी पे वो सिमिलर सा ही होता है, इसलिए इनको बायो इक्विवेलेंट बोला जाता है। ठीक है, और बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है कि उनका इम्पैक्ट तो ठीक है, लेकिन जब ये ड्रग या फिर ये जो दवाई है मेडिसिन है ये बॉडी के अंदर पहुंचती है तब ये कितना ज़्यादा डिसॉल्व हो पाती है, और जो इसके अंदर चीज़ें भरी हुई है वो क्या हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँचती है या नहीं,
उसको कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो यूजुअली जेनेरिक ड्रग्स और ब्रांडेड ड्रग्स की जो बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस, ये दोनों सिमिलर ही होती है। लेकिन ऑथर बोल रहे हैं कि ये देखा गया है कि जो जेनेरिक ड्रग्स हैं वो थोड़े से स्लो चीज़ों को रिलीज करते हैं, मतलब उनकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है। एंड वो ये भी बोल रहे हैं कि जेनेरिक ड्रग्स में, मैंने अभी बताया, जो ओरिजिनल फॉर्मूला था उसमें कुछ बदलाव करके ही यहाँ पे मैन्युफैक्चर करा जाता है। तो ये जो बदलाव है, ये जो छोटा सा डिफरेंस है ना, इसकी जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर मैंने बोल दिया कि जो जेनेरिक ड्रग है वो 99% सेम होना चाहिए ब्रांडेड ड्रग से, तो ये ठीक है, तब आप उसको बायो इक्विवेलेंट बोल सकते हो। लेकिन ऑथर बोल रहे हैं कि इंडिया में अगर वो 85% भी है ना, तब भी अलाउ करा जाता है उसको। तो कहने को तो हमने बोल दिया कि हाँ 85% है, ये तो बायो इक्विवेलेंट हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली जब इस दवाई को कोई इंसान लेगा तब शायद उसको इम्पैक्ट ना पड़े इतना, क्योंकि ये इतनी बायो इक्विवेलेंट भी नहीं है जितना हम सोच रहे थे। तो इंडियन गवर्नमेंट को इन दोनों चीज़ों को ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ये ऑथर सजेस्ट कर रहे हैं। तो इतना ही आपको जानना है, इतना ही इन चीज़ों को यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा है जेनेरिक ड्रग्स का, क्योंकि इंडिया में ओवरऑल जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम है। दूसरी चीज़, इंडिया में इतने ज़्यादा लोग इसको खरीदने वाले हैं और इतने ज़्यादा लोग बनाने वाले हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का प्रिंसिपल यहाँ पे लग जाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब सिंपल सी बात है, अगर एक जना आज ट्रैक्टर खरीदने जाएगा तो उसको बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर 5 लोग ट्रैक्टर खरीदने जाएंगे तो जो ट्रैक्टर बेचने वाला है ना, हो सकता है वो डिस्काउंट दे दे। तो ये यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट कम हो गई ना, इसलिए यही फायदा होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, जहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारी स्पेस, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है, ठीक है। इसलिए इंडिया जेनेरिक जो ड्रग्स हैं उनका लीड सप्लायर बन चुका है वर्ल्ड में, नंबर 1 सप्लायर है वर्ल्ड के अंदर भी और ऑब्वियसली डोमेस्टिकली तो है ही। और जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, मतलब कोई इंसान जब हॉस्पिटल जा रहा है तो वो कितना पैसा गवर्नमेंट उसको उसकी तरफ से भर रही है और वो खुद कितना भर रहा है, ये जो वो खुद भरता है वो होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो वो 39% था 2022 में, जो कि कम हो गया है। अभी ये भी काफ़ी ज़्यादा है, बट ये कम हो गया है काफ़ी। और प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अंदर ही जेनेरिक ड्रग्स को सबके पास पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता है। नाउ ये बोला गया है कि जो जेनेरिक कैप्सूल्स हैं इसके अंदर कभी कभी अनइवनली साइज्ड पैलेट्स होते हैं, मतलब जो दवाइयाँ हैं ना वो कभी बड़ी है कभी कम है। तो जेनेरिक ड्रग्स के अंदर जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको ढंग से फॉलो नहीं करा जा रहा, तो जो जितना डोसेज पहुंचना चाहिए था वो शायद नहीं पहुंचता, कभी थोड़ा ज़्यादा पहुंचता है कभी कम पहुंचता है। तो इसलिए थोड़ी सी कम रिलायबल है, इन पे ट्रस्ट आप कम कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनसे कुछ नुकसान हो रहा है, बट जितनी ज़्यादा ब्रांडेड दवाइयाँ रिलायबल होती हैं उतनी अभी जेनेरिक दवाइयाँ रिलायबल नहीं है। इसका ये मतलब भी नहीं है कि जेनेरिक दवाइयाँ रिलायबल नहीं हो सकती हैं। तो गवर्नमेंट को स्टैंडर्ड्स लाने पड़ेंगे ताकि इन चीज़ों को इग्नोर करा जा सके और जेनेरिक ड्रग्स को सही में फ़ायदेमंद बनाया जा सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऑथर्स बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि जो एक्सीपियंट्स हैं, जो मेन केमिकल है ना, जो मेन फॉर्मूला है वो तो इसके अंदर है ही, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैन्युफैक्चर अपने अलग से डालता है ताकि कंप्लीटली वो पुरानी दवाई का कॉपी ना हो, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, बाइंडर, फिलर, कोटिंग, ये मैन्युफैक्चर अलग से डाल रहे हैं। अब ये जिस क्वालिटी की है वो कम होती है यूजुअली, इसलिए जो जितने स्पीड से ये जो मेडिसिन है हमारी बॉडी के अंदर डिसॉल्व होती है, जितने स्पीड से हमारी बॉडी इन मेडिसिन को एब्जॉर्ब करती है, वो डिफरेंट होती है ब्रांडेड मेडिसिन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा जेनेरिक ड्रग्स को, और गवर्नमेंट को ना, मतलब बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो जेनेरिक ड्रग्स का फ़ायदा उठा के रैंडमली बिना स्टैंडर्ड्स फॉलो करे हुए कैसे भी एक्सीपियंट्स डाल देते हैं। तो गवर्नमेंट को स्टैंडर्डाइज करना चाहिए और ज़्यादा देखना चाहिए कि ऐसी चीज़ें ना हो, ठीक है। डिसोल्यूशन रेट, स्टेबिलिटी, रिलीज मैकेनिज्म, ये जेनेरिक ड्रग्स में भी उतना अच्छा होना चाहिए जितना ब्रांडेड ड्रग्स में हो, क्योंकि हो भी सकता है अगर मैन्युफैक्चरर्स प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, ठीक है। तो इंडिया के अंदर ये बोल रहे हैं, देखो बायो इक्विवेलेंस थ्रेशोल्ड 80, मैंने तो 85 बोला, यहाँ पे तो 80% भी अगर कोई जेनेरिक ड्रग है जो कि 80% सिमिलर है ब्रांडेड ड्रग से, तो उसको मान लिया जाएगा कि वो बायो इक्विवेलेंट है। ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बायो इक्विवेलेंट आप कैसे मान रहे हो उसको, 90% तक तो हो कम से कम सिमिलैरिटी, ठीक है। तो ये जो हमारा थ्रेशोल्ड है ये बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है, इस रेंज को कम करने की जरूरत है, ठीक है। और ऑथर बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्यों है, प्रॉब्लम्स इसलिए हैं क्योंकि अभी हमारा जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बिखरा हुआ है। हर स्टेट के पास खुद की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है और वही जो है जेनरिक मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग को मैनेज करती है। तो किसी स्टेट में अच्छे से हो रहा है, किसी स्टेट में नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसलिए ऑथर बोल रहे हैं कि सेंट्रल जो ड्रग स्टैंडर्ड
ओवरऑल अथॉरिटी है, उसको ये सारी अथॉरिटी अपने पास लेनी चाहिए और पूरे इंडिया में एक स्टैंडर्ड उसको बताना चाहिए। ठीक है, तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बोली हैं, जितने कीवर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, उन सब पे प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन बन सकते हैं, डेफिनेटली मेंस में भी बनेंगे। और मेंस में आप अगर ये क्वेश्चन आता है तो रिकमेंडेशन में यहाँ पे 3 कमेटी मेंशन है, इसमें से एक कमेटी आप याद रख जाओ, उसको आप मेंशन कर देना कि भाई इस कमेटी को की रिकमेंडेशन फुलफिल करनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फॉर्मुलेट पॉलिसी टू मैनेज सेक्रेड ग्रूव्स, सुप्रीम कोर्ट टेल्स द गवर्नमेंट। तो ये क्या है बेसिकली, सेक्रेड ग्रुप क्या होता है? देखो बहुत ही इंटेलिजेंट ये एक पॉलिसी है जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे इंडिया में ट्राइब्स हैं, बहुत सारी लोकल कम्युनिटीज़ हैं जो चाहती हैं कि वो उनके आसपास का जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करे। रिलीजियस रीजन के कारण हो सकता है, कुछ और कल्चरल रीजन के कारण हो सकता है। मतलब बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं इंडिया के अंदर जो पहले से ही आसपास वाले एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। तो क्यों ना उन्हीं की मदद लेके हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। तो यही थी सेक्रेड ग्रूव्स की पॉलिसी कि बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट्स हैं जो कि सेक्रेड या पायस माने जाते हैं, उनका एक ग्रुप बना दिया जाए, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, और इन्हीं लोकल कम्युनिटीज़ को मदद दी जाए और उनकी मदद ली जाए इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, इनके पीछे कुछ लॉ है या नहीं? देखो 2003 के अंदर जो वायलर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको अमेंड करा गया था और उसके अंदर कम्युनिटी रिजर्व डाला गया था। ये नाम डाला गया है कम्युनिटी रिजर्व। ठीक है, और कम्युनिटी रिजर्व के अंदर सेक्रेड ग्रुप्स आते हैं। फाइन, ये सारी चीज़ें हैं। और अभी कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है? बेसिकली कम्युनिटी रिजर्व का पर्पज यही है, ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है जिसके अंदर जो लोकल कम्युनिटी है, अब चाहे वो जो रीजन है, चाहे वो इन जनरल यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन कर रखा है, चाहे वो प्राइवेट लैंड हो या फिर वो उस पूरी कम्युनिटी की एक जॉइंट लैंड हो, दोनों को भी कम्युनिटी रिजर्व में कन्वर्ट करा जा सकता है। ये कोई ऐसा क्लासिफाइड फॉरेस्ट नहीं है, ये फॉरेस्ट के बाहर वाले एरिया हैं जो कि फॉरेस्ट के जितनी प्रोटेक्शन डिजर्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग रहते हैं और ये लोग चाहते हैं कि इनके आसपास जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्शन मिले। तो इन्हीं की मदद लेके या तो प्राइवेट लैंड या फिर कम्युनिटी लैंड को कम्युनिटी रिजर्व में क्लासिफाई करा जा सकता है, उनकी हेल्प से प्रोटेक्शन करी जा सकती है उन फॉरेस्ट की भी। यही एक तरीका है, मतलब ये काफ़ी अच्छा तरीका है जो आपको ध्यान रखना है। यूजुअली जो साउथ इंडियन स्टेट्स है उसमें ये सेक्रेड ग्रुप्स का जो कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी रिजर्व के अंदर, कम्युनिटी रिजर्व तो हर जगह है, सेक्रेड ग्रुप्स का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये पहली बात तो पूरे इंडिया के अंदर है, बट साउथ स्टेट्स में ये थोड़ा सा ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, एंड यही सारी चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला है कि सेक्रेड ग्रुप्स को और रिस्पेक्ट दो। आपने कम्युनिटी रिजर्व के अंदर अलग से डाल रखा है ना इसको, आप इसको अलग से सेक्रेड ग्रुप्स का मेंशन करो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, और उसके लिए अलग से रूल्स बनाओ। ठीक है, बस यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, इसके कारण ये न्यूज़ में था, इसलिए इसको समझना भी ज़रूरी था। तो आज के लिए इतना ही था हमारा सेशन। ये वाली जो न्यूज़ है ये कल की थी एक्चुअली। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।